वार्निंग साइन डिस्क्लेमर। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई एक काल्पनिक फिक्शनल रचना है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद पूरी तरह काल्पनिक है तथा किसी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय या संस्था से इनका कोई संबंध नहीं है। इस कहानी में 18 जोड़ विषय वस्तु हो सकती है, इसलिए कृपया इसे अपनी समझ और जिम्मेदारी के साथ पढ़ें, सुनें। का उद्देश्य किसी की भावनाओं, संस्कृति या मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चैप्टर 1 मुंबई सेंट्रल बस टर्मिनल। करीब 30 साल की एक खूबसूरत महिला मुंबई सेंट्रल बस टर्मिनल के बाहर खड़ी थी। उसकी मौजूदगी ही इतनी आकर्षक थी कि आने जाने वाले कई लोग अनायास ही उसकी ओर देखने लगे। वो लगभग 5 फुट 8 इंच लंबी थी। गोरा रंग, निखरा हुआ चेहरा और आत्मविश्वास से भरी उसकी चाल उसे भीड़ से बिल्कुल अलग बना रही थी। उसने काले रंग की स्टॉकिंग्स पहन रखी थी और धूप की किरणें उसकी टांगों पर चमक रही थीं। उसका नाम सिया था। आज वह अपने पति के चचेरे भाई आरव को लेने आई थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। आरव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से मुंबई आ रहा था। कुछ समय पहले गांव के एक दबंग व्यक्ति से उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद हुए हमले में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अब उसके मुंबई आने के 2 कारण थे। पहला, उस दबंग से दूर रहना और दूसरा, मुंबई के एक बड़े नेत्र अस्पताल में अपनी आंखों का इलाज करवाना। जब आरव की आंखों की रोशनी गई थी, तब सिया के पति विक्रम ने उसकी मदद के लिए कुछ पैसे भेजे थे। अब वो उसे इलाज के लिए अपने घर बुला रहा था। यही बात सिया को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। आखिर उनकी खुद की आर्थिक स्थिति भी कोई खास अच्छी नहीं थी। वे मुंबई के कांदिवली इलाके में एक छोटे और पुराने फ्लैट में रहते थे। इसी बात को लेकर सिया और विक्रम के बीच कई बार बहस हो चुकी थी। लेकिन विक्रम का मानना था कि आरव अभी जवान है। अगर समय रहते उसका इलाज हो जाए तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए उसने उसे मुंबई बुलाने का फैसला नहीं बदला। दूसरी ओर, सिया और विक्रम की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। परिवार के लगातार दबाव के बाद दोनों ने मुंबई के एक निजी अस्पताल में जांच करवाई। रिपोर्ट में पता चला कि समस्या विक्रम में थी, जबकि सिया पूरी तरह स्वस्थ थी। विक्रम अपनी इज्जत और छवि को लेकर बहुत संवेदनशील था, इसलिए सिया ने वह रिपोर्ट उससे छिपा ली। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सच उसके सामने रख सके। एक दिन पहले उसकी सबसे करीबी दोस्त ने उसे एक अजीब सलाह दी थी। अगर तुम मां बनना चाहती हो, तो किसी स्वस्थ आदमी से बच्चा पैदा कर लो। विक्रम को कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। पहले तो सिया इस बात से चौंक गई, लेकिन धीरे धीरे वह इस सलाह के बारे में सोचने लगी। फिर उसके मन में एक सवाल उठा, ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? क्या वह किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा कर ले? बिल्कुल नहीं। उसे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो हर महीने में उसकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। इसी सोच में डूबी हुई उसकी नज़र बस टर्मिनल के गेट से बाहर निकल रहे एक युवक पर पड़ी। उसने काला चश्मा पहन रखा था और हाथ में सफ़ेद छड़ी थी। वह धीरे धीरे रास्ता टटोलते हुए आगे बढ़ रहा था। सिया ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन सफ़ेद छड़ी देखते ही वह समझ गई। यही आरव था। आवाज़ सुनते ही आरव रुक गया और उसी दिशा में मुड़ गया। अपनी आंखों की रोशनी खो देने के बाद वह किसी को देख नहीं सकता था, इसलिए अब वह लोगों को उनकी आवाज़ से पहचानने का आदी हो चुका था। हाँ, मैं यही हूँ। सिया उसके पास जाकर खड़ी हो गई। शुरुआत में उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी। आखिर आरव के आने से उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आरव के चेहरे पर पड़ी, उसकी सारी नाराज़गी पल भर में गायब हो गई। आरव उम्मीद से कहीं ज्यादा आकर्षक था। वह लगभग 6 फुट लंबा था। उसका शरीर फिट और संतुलित था। गेहुआ रंग, तीखे नैन नक्श, घने बाल और साफ सुथरा पहनावा उसे किसी मॉडल जैसा व्यक्तित्व दे रहे थे। उसने एक साधारण टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, फिर भी उसकी मौजूदगी अलग ही महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर एक सादगी थी, लेकिन उसी सादगी में ऐसा आकर्षण था जो किसी का भी ध्यान खींच ले।
अगर उसकी आंखों की रोशनी सलामत होती और वह थोड़ा सा खुद पर ध्यान देता तो किसी फिल्मी अभिनेता से कम नहीं लगता। आरव को देखते ही सिया के मन में अचानक एक ऐसा ख्याल आया जिसने उसे खुद ही डरा दिया। अगर मैं इसी से बच्चा पैदा कर लूं तो। अगले ही पल उसने अपने मन को झटका। सिया, तुम कैसी बातें सोच रही हो? ये तुम्हारे पति का चचेरा भाई है। वह अपने ही विचारों पर शर्मिंदा हो गई। भाभी, सब ठीक है ना? आरव ने उसकी हल्की सी खामोशी और बदली हुई सांसों को महसूस करते हुए पूछा। हाँ, कुछ नहीं, बस गले में पानी अटक गया था। सिया ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। उसने एक बार फिर आरव को देखा। अनजाने में उसकी तुलना अपने पति विक्रम से होने लगी। दोनों रिश्ते में भाई थे, लेकिन व्यक्तित्व और रूप रंग में जमीन आसमान का फर्क था। आरव ने फिर चिंता जताई। भाभी, अपना ध्यान रखिए। सिया हल्का सा मुस्कुराई। मेरी फिक्र करने के लिए धन्यवाद। चलो, अब घर चलते हैं। उसने देखा कि आरव अपने हाथ में सफेद छड़ी मजबूती से पकड़े हुए था। बस टर्मिनल से बाहर निकलते समय उसने धीरे से आरव की बांह पकड़ ली। आरव, सामने सीढ़ियां हैं, मैं तुम्हें सहारा दे देती हूँ। सिया के नर्म स्पर्श से आरव का शरीर हल्का सा सिहर उठा। वह झिझकते हुए बोला, भाभी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। सिया ने शांत स्वर में कहा, तुम अभी अभी मुंबई आए हो, यहाँ की जगहें तुम्हारे लिए नई हैं। अभी मेरी बात मानो, जब तक तुम यहाँ के रास्तों के आदी नहीं हो जाते, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। इसके बाद दोनों धीरे धीरे मुंबई सेंट्रल बस टर्मिनल से बाहर निकलकर पार्किंग की ओर बढ़ने लगे। करने दो, और फिर भाभी से इतनी शर्म क्यों? ये तो मेरा फर्ज है। ये सुनकर आरव बहुत भावुक हो गया। उसने कहा, मेरे भाई ने हमेशा कहा है कि तुम ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। अब तुम मुझे मेरी आंखों के इलाज के लिए मुंबई लेकर आ रही हो। तुम जैसी भाभी मिलना मेरी किस्मत है। तुम्हारा भाई बकवास कर रहा है, मैं तो बस एक साधारण सी औरत हूँ। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने मुस्कुराहट छुपाते हुए जवाब दिया। तभी आरव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, भाभी जी, हालांकि हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन मैंने अपनी आंखें खोने से पहले आपकी तस्वीर देखी थी और आप उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं जैसा भैया ने बताया था। ओह, फिर बताओ मैं कितनी खूबसूरत हूँ? सिया के चेहरे पर छोटे छोटे डिम्पल्स आ गए और उसकी आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। मुंबई जाते समय पड़ोस की एक आंटी ने आरव को सलाह दी थी, जब तुम किसी और के घर में रह रहे हो तो मीठा बोलना और अपनी भाभी की तारीफ करना ना भूलना। आरव ने आंटी की बात याद रखी और तुरंत जवाब दिया, भाभी जी, आप एक परी की तरह लगती हैं। न सिर्फ आपका चेहरा खूबसूरत है बल्कि आपकी बॉडी भी किसी मॉडल से कम नहीं है। गांव के लोग कहते हैं कि भैया ने पिछले जन्म में कोई बड़ा पुण्य किया होगा जो उन्हें आप जैसी पत्नी मिली। ही किसी भी औरत को तारीफ सुनना नापसंद नहीं होता। और सिया इतनी हंसी कि उसकी आंखें चांद की तरह घुमड़ गई। हालांकि वह अंदर से खुश थी। फिर भी उसने कहा, तुम तो बहुत मीठा बोलते हो, मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती हूँ? मुंबई में मुझसे ज्यादा खूबसूरत औरतें तो बहुत हैं। सिया ने कार का पैसेंजर दरवाजा खोला और आरव को कार में बैठने में मदद की। फिर वह अपनी पतली कमर को घुमाते हुए ड्राइवर सीट पर बैठ गई। कितनी खुशबू! जैसे ही आरव कार में बैठा उसे एक अलग ही खुशबू महसूस हुई। ये वही खुशबू थी जो उसकी भाभी से आ रही थी। आरव की तारीफ सिर्फ आंटी की सलाह के कारण नहीं थी बल्कि वह सच्चे दिल से कह रहा था। असल में उसने अपने भैया की शादी में कॉलेज के कारण शामिल नहीं हो पाया था, लेकिन उसने अपनी भाभी की एक तस्वीर देखी थी। वह बेहद खूबसूरत थी, किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा। उस समय उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह भविष्य में बहुत पैसा कमाएगा और अपनी भाभी जितनी खूबसूरत पत्नी से शादी करेगा। लेकिन अब अंधे होने के कारण वह खुद का पेट भरने में भी संघर्ष कर रहा था। पैसा कमाने की बात तो दूर की थी। कार में बैठने के बाद सिया ने आरव के खूबसूरत चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़का वाकई में बहुत हैंडसम है।
अगर यह अंधा ना होता तो ना जाने कितनी लड़कियों के दिल जीत लेता। हालांकि वह शादीशुदा थी, फिर भी आरव को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी धड़कन महसूस हुई। आरव, मैं तुम्हारी सीट बेल्ट लगा देती हूँ। याद रखना, कार में हमेशा सीट बेल्ट पहनना, सिया ने प्यार से कहा और आरव के ऊपर झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगी। उसकी भरपूर छाती आरव के सीने से लगातार रगड़ खा रही थी। इस तपती गर्मी में उनके कपड़े बहुत पतले थे। हालांकि आरव देख नहीं सकता था, लेकिन वह सिया के शरीर की नरमी को महसूस कर सकता था, खासकर उसकी खुशबू जो उसकी नाक और मुंह में घुस रही थी। अचानक आरव के अंदर एक आग सी लग गई और उसका पूरा शरीर तन गया। अरे ये क्या है जो मुझे दबा रहा है? सिया ने अनजाने में पूछा और नीचे देखते ही उसकी आंखें चौंधिया गई। उसने हैरानी से कहा, आरव, तुमने अपनी सफ़ेद छड़ी अपनी पट के अंदर क्यों डाल रखी है? क्या तुम्हें डर है कि कोई चुरा लेगा? भाभी, तुम्हारी मदद करती हूँ, इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये कहते हुए सिया ने अपना हाथ बढ़ाया। चैप्टर 2। ये घटना इतनी अचानक हुई कि आरव को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और सिया ने उसे पकड़ लिया। इससे आरव के पूरे शरीर में करसा दौड़ गया और वह तन गया जैसे किसी धनुष पर चढ़ा तीर हो। यह क्या हो रहा है? आरव ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसकी भाभी ऐसा कदम उठाएगी। ये तो मेरा वंश को आगे बढ़ाने वाला हथियार है। फिर यह उसकी नज़रों में गाइड स्टिक कैसे बन गया? बूम! उस बड़े सख्त और गर्म स्पर्श को महसूस करते ही सिया की आंखें हैरानी से फैल गई। वह आरव की तरफ देखती रही। उसकी नज़रों में गहरी चौंकाने वाली भावना थी। हे भगवान, ये तो बहुत जबरदस्त है। ये तो लगभग एक गधे जैसा है। सिया, जो इस साल 30 साल की हो चुकी थी, अब वो पहले वाली नादान लड़की नहीं रही थी। वो समझ गई कि उसने क्या पकड़ा है। ये तो एक ऐसा खजाना था जो किसी भी औरत को पागल कर सकता था। भाभी जी, जल्दी छोड़ दो मुझे। ये गाइड स्टिक नहीं है, आरव ने घबराहट भरी आवाज में कहा। आहा! ये सुनकर सिया को होश आया और उसने तुरंत आरव को छोड़ दिया। फिर वह शर्म से लाल होकर स्टीयरिंग व्हील पकड़ ली। ये तो बहुत अजीब हो गया। सिया खुद पर बहुत नाराज थी कि वो इतनी बेवकूफ़ कैसे बन गई। लेकिन फिर उसने चुपके से आरव की तरफ देखा और उस बड़े आउटलाइन को देखकर उसे लगा कि शायद उसकी गलती इतनी बड़ी नहीं थी। ये तो इतना बड़ा है, इसे गाइड स्टिक समझ लेना तो नॉर्मल बात है ना? आरव, बैठ जाओ, भाभी तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। सिया ने गहरी सांस ली और जो हुआ उसका जिक्र नहीं किया। यह मामला पहले ही बहुत अजीब हो चुका था और आरव भी इसे जानबूझकर उठाना नहीं चाहता था। उसने हल्के से सिर हिलाया और चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गया। हालांकि आरव का दिल बहुत घबराया हुआ था। खूबसूरत भाभी ने अभी उसे वहां पकड़ लिया था और भले ही यह सिर्फ एक पल का एहसास था, लेकिन इसने आरव जैसे अनुभवीन लड़के को एक अद्भुत और नया सा एहसास दिया। जबकि सिया ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, उसकी नज़र कभी कभी आरव की पट की तरफ जाती थी, उस जगह को देखती थी जो अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने मन ही मन सोचा कि जवानी क्या चीज़ होती है। साथ ही उसके दिल में एक उदासी की लहर उठी। बहुत से लोगों की नज़र में उसके पति के साथ बिताए साल खुशहाल थे, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि इसमें कितनी कड़वाहट छिपी हुई थी। दोनों तरफ के माता पिता का बच्चों के लिए दबाव तो एक बात थी, लेकिन उसे अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसका पति दिखने में ताकतवर और 1.8 मीटर से ज्यादा लंबा था, लेकिन असल में वह नपुंसक था। हर बार जब वह उम्मीदों से भरी बिस्तर पर लेटती तो उसे सिर्फ 1 मिनट से भी कम का जवाब मिलता। 1 या 2 बार तो ठीक था, लेकिन समय के साथ अंदर की खालीपन ने उसके स्वभाव को बहुत चिड़चिड़ा बना दिया, जिससे वे हर छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगे। इसके अलावा उसके पति को जवानी में हाथ से काम करने की आदत थी, जिसका उसके विकास पर असर पड़ा। वह अपनी उम्र के लोगों से कम था और कभी भी संतुष्टि नहीं दे पाया। ये सोचकर सिया ने फिर से आरव की पट पर उस डरावने आउटलाइन की तरफ देखा। उसकी नम आंखों में इच्छा झलक रही थी। अगर सब कुछ अंदर डाल दिया जाए तो कैसा लगेगा?
अरे मैं क्या सोच रही हूँ सिया, ये तुम्हारे पति का चचेरा भाई है। भगवान के लिए अगर कुछ हो गया तो यह नैतिकता और मर्यादा का उल्लंघन होगा। अगर किसी को पता चल गया तो तुम कभी सिर नहीं उठा पाओगी। भाभी जी, इस बार मेरी आंखों के इलाज के लिए आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चिंता मत करो, जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी तो मैं पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लूँगा। न सिर्फ पहले के ₹0 वापस करूंगा बल्कि आप लोगों के लिए एक बड़ा घर भी लेकर आऊंगा। लंबी चुप्पी के बाद आरव ने गंभीरता से कहा, हालांकि जैसे ही उसने बात खत्म की उसे पछतावा हुआ। ये सवाल छोड़ दो कि उसकी आंखें ठीक हो पाएंगी या नहीं। अगर वह भी गई तो क्या उसमें इतनी क्षमता है कि वह अपने भाई और भाभी के लिए नया घर खरीद सके। लेकिन ये सोच आरव की आंखें खराब होने से पहले भी थी। वह बचपन से ही अनाथ था। उसके दादा ने उसे पाला था और दादा के मरने के बाद वह बिना किसी सहारे का बच्चा बन गया। उसके चाचा, चचेरे भाई विक्रम और गांव वालों ने हमेशा उसे बड़ा करने में मदद की। बचपन से ही उसने ठान लिया था कि जब वह बड़ा होगा तो अपने बड़े भाई और विक्रम का ऋण चुकाएगा। आरव, ज्यादा मत सोचो, पहले अपनी आंखों का इलाज करवाओ। तुम्हारे भाई को उसका एक पुराना सहपाठी मिला है जो मुंबई में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। जब तुम्हारे भाई बिजनेस ट्रिप से वापस आएंगे तो वे तुम्हें इलाज के लिए ले जाएंगे। सिया ने कहा। सिया को साफ तौर पर यकीन नहीं था कि आरव भविष्य में उनकी बहुत मदद कर पाएगा और उसने इस मामले को दोबारा नहीं उठाया। 20 लाइक्स का टारगेट है, जल्दी से पूरा कर दो। और अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो मेरी जान।